नमस्कार, मैं हूँ राजीव और आज मेरे साथ एक नए आईपीओ के बारे में चर्चा करने के लिए कंपनी का टॉप मैनेजमेंट मेरे साथ मौजूद है। आज हम बात करने जा रहे हैं कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ की, जो बेंगलुरु में स्थित कंपनी है। बेंगलुरु में इसका गठन हुआ था 2008 में और अब कंपनी आईपीओ के दरवाजे पर है। कंपनी के आईपीओ की कुछ बेसिक्स अगर हम देख लें तो ये आईपीओ खुलेगा 14 नवंबर को, 18 नवंबर को बंद होगा और लिस्टिंग इसकी 21 नवंबर तक होने की उम्मीद की जा रही है। प्राइस बैंड इसके अंदर जो आप आवेदन लगा सकेंगे वो है ₹549 से ₹577 के रेंज में, उस दायरे में आप बोली लगा पाएँगे। तो अपर प्राइस बैंड जो है वो ₹577 का है। लॉट साइज़ 25 शेयरों का होगा, यानी लगभग ₹14,500 का एक लॉट बनेगा। तो हम बात करते हैं अब अनीश रेड्डी जी से और अनंत चौबे जी से। आप दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है। अनीश जी कंपनी के एमडी हैं और अनंत चौबे जी भी हमारे साथ हैं, जो कंपनी के सीएफओ हैं। अनीश जी, सबसे पहले अपनी कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में बताइए, क्योंकि इतना तो हम समझ रहे हैं कि आपके नाम से ही कि आप टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, सास, ये आपका सेगमेंट है, लेकिन उसके अंदर बारीकियां क्या हैं, डिटेल्स क्या हैं, वो आप थोड़ा समझाइए। किस तरह का कामकाज आपकी कंपनी ज़्यादा करती है, किस तरह का क्लाइंटेल है, कहाँ-कहाँ आपके मार्केट्स हैं? राजीव जी, थैंक्स फॉर हैविंग अस इस कॉल पे। हम लोग लॉयल्टी प्रोग्राम्स पे काम करते हैं। राजीव जी, अगर आप कभी पॉइंट्स शॉपिंग किए हो या एयरलाइंस पे कभी फ्लाई किए हो तो आपको पॉइंट्स मिलते हैं या रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो बेसिकली वो सॉफ्टवेयर हम लोग चलाते हैं बहुत सारे कस्टमर्स के लिए। जैसे इंडिया में इंडिगो का जो ब्लू चिप प्रोग्राम है वो हम लोग पे चलता है। आदित्य बिरला फैशन या मेट्रो शूज या इन ब्रांड्स में जब आप जाते हो और आपको पॉइंट्स या कूपन्स मिलते हैं, वो सॉफ्टवेयर जिस पे वो सब चलता है वो हम लोग से आता है। हम लोग दुनिया में वी वर्क विद काफ़ी लार्ज कस्टमर्स के साथ काम करते हैं हम लोग। तो 19 ऑफ द फॉर्चून 500 कस्टमर्स ग्लोबली हम लोग के साथ काम करते हैं। तो और हम इन्हें बेसिकली ये 3, 5, 7 years टाइप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं हम लोगों के साथ। और हम लोग को एक एनुअल रिकरिंग कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप हर साल हमें डिपेंडिंग ऑन कितना यूजेज कर रहे हो आप उतना मिनिमम फीस आप पे करते हो, राइट? तो उसको ग्लोबली SaaS कहा जाता है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो हम लोग 85 to 90% हमारे रेवेन्यूज जो हैं वो रिकरिंग ये बड़े कस्टमर्स के थ्रू आते हैं। और हम लोग का एनुअल चर्न 5-7% है, तो बहुत लो चर्न बिजनेस है। और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स भी 15% हर साल ग्रो करते हैं, राइट? तो उस मामले में मतलब काफ़ी विजिबिलिटी ऑफ रेवेन्यूज एंड ग्रोथ होता है बिजनेस में। जी, इंटरेस्टिंग है अनिश जी। तो जो एग्ज़िस्टिंग कस्टमर्स के तरफ से जो रेवेन्यू आ रहा है, उसमें 15% की ग्रोथ अगर दिख रही है, तो वो ग्रोथ क्या प्राइसिंग पर होती है या काम बढ़ जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, उससे ये ग्रोथ आती है? तो राजीव जी, मल्टीपल ग्रोथ एस्पेक्ट्स होते हैं एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ में। कुछ तो जो है इन्फ्लेशन लिंक्ड प्राइसिंग इंक्रीज होता है। हर कंट्री का डिफरेंट रहता है। लाइक डेवलप्ड मार्केट्स में वो 3-4% मिलेगा और विकासशील देशों में 7-8% मिलेगा। अगर उसके अलावा जो है जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं वो यूजेज के ऊपर स्ट्रक्चर्ड रहते हैं। तो मोस्टली लार्ज कंपनीज जो हैं उनका बिजनेस जो है 4-5% बढ़ता है, तो यूजेज के थ्रू फीस इंक्रीज होता है। उसके अलावा हम एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ में जो है और कंट्रीज़ में एक्सपांड करते हैं। तो जैसे काफ़ी सारे जो मल्टीनेशनल कस्टमर्स हैं उनके साथ में हम 1 या 2 कंट्री के साथ में कॉन्ट्रैक्ट चालू करते हैं और फिर अगले कुछ वर्षों में और बहुत सारे देशों में वो एक्सपांड करते हैं। तो उससे उससे ग्रोथ आता है। उसके अलावा बहुत सारे जो कस्टमर सेगमेंट्स होते हैं उनके साथ में एक्सपेंशन होता है। तो ये सब मिला के कुछ 15% के करीबन जो है एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के थ्रू में ग्रोथ आता है। और ये वाला जो ग्रोथ है ये काफ़ी ज़्यादा मुनाफे को ऐड करता है, क्योंकि
इस ग्रोथ को डिलीवर करने के लिए जो है इंक्रीमेंटल कॉस्ट बहुत कम होता है। तो ये जी, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेडिक्टेबल और सस्टेनेबल ग्रोथ का मीन्स ज़रिया है। बिल्कुल। लेकिन अनिश जी, आपके काम में नए कस्टमर्स एक्वायर करना मतलब क्या ये एक चैलेंजिंग टास्क रहता है? क्योंकि जो भी बड़ी कंपनी, आमतौर पे आप बड़ी कंपनियों के साथ ही काम करेंगे, क्योंकि रिवार्ड पॉइंट्स देने के लिए भी एक बड़ा स्केल होना चाहिए। तो ऑब्वियसली आपके क्लाइंट सारे जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वही होंगे। तो वो पहले से कहीं न कहीं किसी के साथ एंगेज्ड होंगे। तो कैसे ये नया क्लाइंट एक्विजिशन किस तरह से होता है? अ, राजीव जी, आपने सही कहा। काफ़ी हम लोग का काफ़ी बिजनेस किसी और को रिप्लेस करने से आता है। तो अगर आप यूएस या यूरोप देखोगे तो लॉयल्टी प्रोग्राम्स बहुत सालों से हैं वहाँ पे। ऑलमोस्ट 30-40 ईयर्स से ये बड़े प्रोग्राम्स चलते रहते हैं। तो बट क्या होता है कि यूजुअली ये काफ़ी सर्विसेज हैवी और काफ़ी लो प्रोडक्टिविटी कंपनीज चलाती हैं, मतलब जैसे एजेंसीज या बहुत सर्विसेज के साथ चलाया जाता है। तो ये जो कस्टमर्स जो हम लोग जीत रहे हैं, इनका बेसिकली क्या होता है कि इन्हें थोड़ा बेटर एफिशिएंसी वाला प्रोडक्ट की जो आप एजेंसी के साथ शायद आपको 1-2 महीना लगेगा काम करने के लिए, यहाँ आप 2-3 घंटे में खुद से कर सकते हो, राइट? तो इसलिए बेटर सॉफ्टवेयर के लिए मूवमेंट के लिए ये कस्टमर्स हमारे पास आते हैं। तो हर हर क्वार्टर हम लोग अभी रफली एक फॉर्चून 500 कस्टमर जीतते हैं। जैसे कि हम अगर आप देखो तो जब हमने डीआरएचपी फाइल किया था आई थिंक 6 महीने पहले, हमारे पास 16 फॉर्चून 500 कस्टमर थे। अभी हमारे पास 19 फॉर्चून 500 कस्टमर हैं। बट आपने ये बात सही कही कि ये काफ़ी स्टिकी प्रोडक्ट है। मतलब एक बार अगर आप किसी कस्टमर के साथ काम शुरू करते हैं तो वो मिनिमम लाइक 10 साल तो आपके साथ टिकेंगे। तो इसलिए थोड़े नए जो जी। आरएफपीज़ या टेंडर्स आते हैं, वो इतने मैं उसी ज़्यादा एस्पेक्ट से मैं उसी एस्पेक्ट से पूछ रहा था कि पहले भी जो काम कर रहा होगा, वो भी 10 साल से टिका हुआ होगा उनके पास। करेक्ट, करेक्ट, सही बोल रहे हो आप। तो हम लोग ये भी करते हैं कि हमारा आधा ग्रोथ नए कस्टमर्स और एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की ग्रोथ से आता है। बाकी आधा ग्रोथ हम लोग एक्चुअली कॉम्पिटिटर्स को भी खरीदे हैं। बेसिकली क्या होता है कि क्योंकि ये जो सर्विसेज टाइप एजेंसी टाइप कंपनीज होते हैं जो यूजुअली लॉयल्टी प्रोग्राम्स देते हैं, वो बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं। 10-15% मार्जिन कंपनीज होती हैं। तो हम लोगों ने पिछले 4 साल में हमने 4 ऐसे कंपनी खरीदे हैं। एंड इनको हम लोग क्या करते हैं कि फिर उस कस्टमर को हम लोग हमारे सॉफ्टवेयर पे मूव करते हैं, राइट? तो तो इनका मार्जिन फिर 15% से ऑलमोस्ट 50% टाइप पहुंचता है। ये डीआरएच पे भी मेरी नंबर्स हैं इनके। तो वो एक सेकंड ऑप्शन बनता है ग्रोथ के लिए, कि आधा ग्रोथ हमारा ऑर्गेनिक से आता है और थोड़ा आधे से कम ये कॉम्पिटिटर्स को खरीद के आता है, ताकि क्योंकि ये बहुत स्टिकी बिजनेस है, ये एड्स टू द ग्रोथ इन दैट सेंस। जी, ओके। अच्छा, अनंत, थोड़ा-सा फाइनेंशियल्स पे बात करेंगे। कंपनी आपकी 2008 से है, लेकिन मैं पिछले 3 साल में देख रहा था आपकी रेवेन्यू काफ़ी ज़ोरदार ढंग से बढ़ी है। मतलब अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस देखें, फाइनेंशियल ईयर 23 में 255 करोड़ रुपीज़, 24 में 525 करोड़ रुपीज़, ऑलमोस्ट डबल हो गया। डबल से थोड़ा ज़्यादा ही। और फिर अभी अगर हम 24-25 भी देखें तो वो भी ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। टोटल रेवेन्यू इससे थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन ऑलमोस्ट उसी रेशियो में होगी। तो ये ऐसा क्या था जो ख़ास करके जो 23 से 24 वाले फाइनेंशियल ईयर में एकदम से रेवेन्यू डबल हो गई? क्या कुछ ख़ास हुआ था उस फाइनेंशियल ईयर में? तो राजीव जी, एक्चुअली थोड़ा सा और पीछे जाते हैं। एक्चुअली कोविड के टाइम पे जो है हमारा बिज़नेस जो है पूरा रिटेल और एशिया फोकस बिज़नेस था। तो काफ़ी कठिन समय था वो। उस समय जो है सर्वाइवल इश्यूज आए थे बिज़नेस में। पर उस समय को हमने अच्छे से यूज़ किया टू फिगर कि हम आगे कैसी ट्रेजेक्ट्री चाहते हैं। तो हमने उस समय डिसाइड किया कि हम बिज़नेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे एक लार्ज एंटरप्राइज लॉयल्टी बिज़नेस की तरफ। और जो है हम डाइवर्सिफाई करेंगे बिज़नेस को, जो पहले सिर्फ एशिया फोकस था, अब हम वेस्ट की तरफ भी जाके बिज़नेस इस्टेब्लिश करेंगे। तो वो सारा काम हमने कुछ 2021-22 के टाइम फ्रेम में चालू किया था।
तो वो एफर्ट्स जो हमने 21-22 में डालने चालू किए कि हम वेस्ट में बिज़नेस एक्सपैंड करें, और साथ में जो है बिज़नेस को बहुत ज़्यादा लॉयल्टी पे फोकस करें। तो हम डीप एक लॉयल्टी प्रोडक्ट के ऊपर काम करें। उससे हमें कुछ फ़ायदे हुए। एक तो ये हुआ कि जो पहले बिज़नेस बहुत ज़्यादा विस्तृत था, वो सिर्फ जो है लार्ज एंटरप्राइजेस के ऊपर फोकस हो गया। तो हमारा जो एवरेज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है जो कस्टमर्स हमको पे करते हैं, उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। उसके अलावा जो हमने वेस्ट में एक्सपेंशन किया, उससे उससे हमको काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ मिलनी चालू हुई। और उसके साथ में ही जो है हमने एक्विजिशन का, यानी कंपटीशन के एक्विजिशन का एक नया ग्रोथ इंजन एक तरह से चालू किया। तो 23 में जो है उस टाइम पे हमने 2 एक्विजिशंस भी किए, और साथ में ही ऑर्गेनिक ग्रोथ भी जो है एक्सपेंशन के थ्रू आई। सो कॉम्बिनेशन ये सब का जो है, अगर आप देखें तो FY23 से 25 में बिज़नेस को 208 करोड़ से 598 करोड़ ग्रो हुआ है, ऑलमोस्ट 3 गुना। और साथ में ही हमको जो है प्रॉफिटेबिलिटी पे भी काफ़ी ग्रोथ मिली है। हमारा एबिटा जो करीबन -4% था, वहाँ से जो है FY25 में हम 12% के ऊपर पहुँचे। और अब हमें बिज़नेस में जो है दिख रहा है कि लेवरेज का हमें एडवांटेज मिल रहा है। हमारी जो कॉस्ट है वो बिज़नेस के जो समतुल्य जो नहीं बढ़ रही है। हमारा एक पोर्शन है था कॉस्ट का, जो कॉक्स बोलते हैं, जो हमें बिज़नेस डिलीवर करने के लिए चाहिए, जो करीब 30% है, वो बिज़नेस के समतुल्य ग्रो करता है। पर उसके अलावा जो हमारा कॉस्ट है, टेक और प्रोडक्ट R&D या सेल्स एंड मार्केटिंग, वो अब जो है बहुत कम ग्रो कर रहा है बिज़नेस के कंपैरिजन में। तो उसके कारण हमारा प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, और वही आगे भी चलते रहने का प्लान है। जी, तो इसीलिए मैं देख रहा था कि FY23, FY24 इनमें आप नुकसान में थे, लेकिन FY25 में आप फ़ायदे में हैं। तो अनीश जी, अगर अभी तक की अपनी यात्रा को 2008 से शुरू करके अगर आप क्लासिफ़ाई करना चाहें या कुछ माइलस्टोन्स आप बताना चाहें कि कैसे-कैसे आपका बिज़नेस ट्रांसफ़ॉर्म हुआ, या आज की तारीख में जो 600 करोड़ रुपए से ऊपर के रेवेन्यू है, अ मतलब अगर मैं समझना चाहूँ सीएजीआर के टर्म्स में, कब ये एक्सेलरेट हुआ, कब ये स्टैग्नेंट हुआ, या कहाँ पे थोड़े-से जैसे कोविड के समय में दिक्कत आई होगी, उसके बाद वापस रिकवरी का पाथ कैसा रहा है? इसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? राजीव जी, हम जब हमने 2008 में स्टार्ट किया था, तब सिर्फ इंडिया फोकस्ड स्टार्ट किया था बिजनेस। तो पहले 3-4 साल टिल 2011 तक हम लोग सिर्फ इंडिया में काम कर रहे थे। 2011 में हम लोगों ने सिंगापुर और दुबई में भी ऑफिसेस खोले हैं, और वहाँ एक अच्छा ग्रोथ आया था। तो ये बेसिकली उस टाइम पे काफ़ी इन्वेस्टर्स भी आए थे कंपनी में, सिक्वाया, नॉर्वेस्ट। तो हम लोग 2012 से लेके ऑलमोस्ट 2020 तक सिर्फ एशिया में फोकस रहे थे, तो इंडिया, मिडल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया मार्केट्स में। जब कोविड आया, तो हम लोग शायद मिलियंस में फ्रॉम वो 8-9 साल में वी ग्रो फ्रॉम, आई थिंक 2 मिलियन से वी वेंट टू अबाउट 30 मिलियन रेवेन्यूज में। कोविड में ऑफ कोर्स काफ़ी, वो 2 साल काफ़ी कठिन थे। तो हमारे काफ़ी छोटे कस्टमर थे उस टाइम पे, और थोड़े लार्ज कस्टमर्स भी थे। तो बेसिकली सारे छोटे कस्टमर्स को कोविड में काफ़ी, आई थिंक, हैड टू लाइक लॉकडाउन्स के चलते, मतलब उनका धंधा काफ़ी डाउन था, तो हमारा भी धंधा डाउन हुआ उसके साथ। तो उसी टाइम में हमने यूएस और यूरोप ये मार्केट्स खोले थे कोविड में। तो अभी यूएस यूरोप अगर आप देखो तो बहुत नए मार्केट्स हैं, 4 साल पुराने मार्केट हैं, और काफ़ी ग्रोथ भी बाकी है उनमें। जैसे अगर आप इंडिया देखो तो शायद 10% कस्टमर हम लोग के साथ काम करते हैं आज। अगर आप बड़े एंटरप्राइजेस ले लो या पब्लिक कंपनीज ले लो, सो जो हमारे साथ काम कर सकते हैं उनमें से एटलीस्ट 10% हमारे साथ आज काम करते हैं। जबकि यूएस और यूरोप में वो काफ़ी लो परसेंटेज है आज। जो पिछले 3-4 साल में अगर आप देखोगे तो यूएस और यूरोप 10% से कम थे रेवेन्यूज में, और आज ऑलमोस्ट 75% पहुंच गए हैं रेट। तो वो ग्रोथ आपको कंटिन्यूइंग दिखेगा।
फॉर एटलीस्ट और एक 4-5 साल। और जी, ये तीनों इंजन जो अनंत ने बात किए थे, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, न्यू कस्टमर्स और एक्विजिशन का, काफी काफी डेप्थ अभी भी बाकी है, राइट? तो जी, मुझे लगता है अगले 3-4 साल हमें इसी टाइप का ग्रोथ दिखेगा आपको। अगर आप लास्ट H1 से ये जी, H1 देखेंगे, जो RHP नंबर्स हैं, तो वी ग्रोन अबाउट 25% का ग्रोथ है लास्ट हाफ से ये H1 लास्ट ईयर से H1 ये ईयर। जी। और आपका नेट प्रॉफिट, एबिटा 400 बेसिस पॉइंट्स भी ग्रो किए हैं, तो वो ग्रोथ आपको आई थिंक अगले कुछ साल दिखेगा, उस लेवल ऑफ जी। एबिटा एंड रेवेन्यू ग्रोथ। तो अगले 3-4 साल में, 5 साल में आप किस ग्रोथ रेट को लेकर के चल रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जो 23 एफवाई 23 से एफवाई 24 में जो ग्रोथ रही थी, वो तो ऑब्वियसली रिपीट नहीं होगी, लेकिन ऑन एन एवरेज आप किस तरह की ग्रोथ आगे बनी रहने की उम्मीद कर रहे हैं? तो अगर आप कुछ लास्ट फ्यू क्वार्टर्स देखें राजीव जी, तो जैसे अनीश बता रहा था कि H1 लास्ट ईयर से H1 इस साल में कुछ 25% टॉप लाइन ग्रोथ है और 400 बेसिस पॉइंट एबिटा ग्रोथ है। अगर हम अंडरलाइंग लीवर्स देखें तो वो सब जो है इस ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसा देख के लगता है कि जो पास्ट परफॉर्मेंस रहा है वो कंटिन्यू रहेगा, लास्ट ईयर वर्सेस ये साल वाला वो आगे कंटिन्यू करना चाहिए। जी, ओके। अच्छा, यहाँ पर अपने आईपीओ का ब्रेकअप बताइए, कितना आप फ्रेश इक्विटी के तौर पे कंपनी के अंदर वो पैसा ला रहे हैं और कितना ओएफएस के तौर पे है, और जो कंपनी के अंदर प्रोसीड्स आ रहे हैं उसका क्या इस्तेमाल है? यूसेज ऑफ आईपीओ प्रोसीड्स क्या रहेगा? तो हम कुछ 878 करोड़ रेस कर रहे हैं। वो 878 में से कुछ 395 जो है कंपनी कंपनी में आएगा और बाकी जो है ओएफएस है। जो हम कंपनी में जो पैसा रेस कर रहे हैं उसका लार्जली इन्वेस्टमेंट होने वाला है प्रोडक्ट बिल्ड करने में। अ, हम यानी प्रिडोमिनेटली हम मार्केट में जीतते इसलिए हैं क्योंकि हमारा कंपटीशन से काफ़ी बेहतर प्रोडक्ट है और उसी के ऊपर हम आगे भी इन्वेस्ट करते रहना चाहते हैं। एआई के कारण हमको काफ़ी एडवांटेजेस मिले हैं और हम उसी में और आगे इन्वेस्ट करेंगे। तो अभी और एआई फर्स्ट प्रोडक्ट्स, लॉयल्टी का बेस्ट प्रोडक्ट के ऊपर जो है इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करेंगे। तो ये अगले 3 से 5 साल में ये इन्वेस्टमेंट रहेगा और थोड़ा थोड़ा इस पोर्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है कंपटीशन के एक्विजिशन के तरफ भी जो है यूज़ होगा। ऐसे टारगेट्स जो हैं अगले कुछ सालों में आइडेंटिफाई होंगे और जैसे जैसे हमारे क्राइटेरियाज में फिट होंगे उसके हिसाब से फिर और एक्विजिशंस करने का प्लान है। जी, तो टोटल 878 करोड़ रुपीज़ का ये आईपीओ बन रहा है, अगर हम अपर बैंड पे देखें, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड। और अगर फ्रेश इश्यू देखें तो इसमें 345 करोड़ रुपीज़ का, 345 करोड़ रुपए का है, 533 करोड़ रुपीज़ का इसका ओएफएस बन रहा है। तो अनीश जी, इस ओएफएस में कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? क्या वो आपके पुराने जो फंडिंग राउंड्स रहे होंगे, उसमें से कुछ लोग एग्ज़िट कर रहे हैं, जो आपके वीसी या पीई इन्वेस्टर होंगे वो एग्ज़िट कर रहे हैं? क्या प्रमोटर्स में से कुछ एग्ज़िट है? उसका ब्रेकअप क्या है? हाँ, राजीव जी, जो ओएफएस हो रहा है, वो मोस्टली जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे जो कंपनी में आए हैं, क्वालकॉम, सिक्वाया और अवतार, ये इन्वेस्टर्स का थोड़ा सा एग्जिट है, बट आई थिंक सेकेंडरी सब मिला के अराउंड 10% ही है ऑफ द 10% कंपनी का जो है वो एग्जिट कर रहा है, तो इट्स नॉट अ बिग सेकेंडरी उस मामले में, बट मोस्टली जो पुराने जी। इन्वेस्टर्स जो बहुत पहले आए थे वो निकल रहे हैं। अच्छा, और तो वो भी क्या इन्वेस्टर वो नहीं निकल पार्शियल एग्ज़िट रहे कर रहे हैं या फुली एग्ज़िट कर रहे हैं? हैं। इट्स आई थिंक क्वालकॉम के सिवा बाकी सब पार्शियल एग्जिट्स हैं। एक क्वालकॉम जो 2009 या 10 में आए थे, उनका सिर्फ फुल एग्जिट है। बाकी सारे जी, कस्टमर्स का पार्शियल एग्जिट है। बाकी सारे इन्वेस्टर्स का पार्शियल एग्जिट है। जी।
ओके। और मैनेजमेंट साइड से मतलब आपका प्री आईपीओ आपकी अभी स्टेक कितनी है और आईपीओ पूरी होने के बाद आपकी स्टेक कितनी रह जाएगी? मैनेजमेंट और टीम के बीच में ईसॉप्स और एम्प्लॉयज और फाउंडर्स के बीच में अबाउट 20% इक्विटी ओनरशिप है। राजीव जी, प्राइमरी 7-8% का ही प्राइमरी है, तो वो इतना कुछ बदलेगा नहीं। और मोस्टली एम्प्लॉयज और फाउंडर्स हम लोग बेच नहीं रहे हैं, तो इस आईपीओ में मोस्टली इन्वेस्टर्स का ही एग्जिट है। ओके जी। इसके बाद आपने एआई का ज़िक्र किया, अभी अनंत ने भी ज़िक्र किया है। एआई को किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग? एआई को आप अपने लिए चैलेंज की तरह से देख रहे हैं या अपॉर्चुनिटी की तरह से कि एआई आपके लिए टूल बनेगा? या कहीं ऐसा ना हो कि कुछ बड़े जो ग्लोबल जायंट्स हैं, वो कोई आपके लॉयल्टी प्रोग्राम को चलाने वाला कोई एआई टूल डेवलप कर दें और आपके कस्टमर्स को बेच दें कि भई अब आपको किसी तीसरे थर्ड सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये ऐप चलाओ, आपका काम हो जाएगा। राइट। तो एक्चुअली जो हमारे जो मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं यूएस में या यूरोप में, राजीव जी, ये जनरली एजेंसीज होती हैं। जैसे कि डीआरएचपी में मेंशन्ड है, एप्सिलॉन करके एक कंपनी है जो पब्लिसिस का पार्ट है, या मर्कल करके एक कंपनी है जो डेंसू का पार्ट है। तो ये जनरली काफ़ी सर्विसेज हैवी कंपनीज होते हैं। जैसे एक कस्टमर को चलाने के लिए उन्हें ऑलमोस्ट 30 लोग चाहिए, उस तादाद में लोग चाहिए। लाइक वेरी पीपल इंटेंसिव बिजनेस होता है ये थोड़ा सा इनका। तो यूजुअली जो हम रिसेंट कस्टमर्स जो जीते हैं, इनका रीजन टू मूव ये होता है कि जो हमारे सॉफ्टवेयर पे आप 2-3 लोग के साथ कर सकते हो, वो वहाँ 30 लोग के साथ कर रहे हो, राइट? तो अगर आप ये जो स्पेस में एनालिस्ट हैं, फॉरेस्टर या गार्टनर या एवरेस्ट, ये लोग भी यही लिखते हैं कि जो नए सॉफ्टवेयर आए हैं जैसे कैपिलरी है या सेल्सफोर्स है, इनमें जो आप बहुत सारे लोगों के साथ वहाँ करते, यहाँ 1/10 द टाइम में 1/10 द पीपल के साथ आप कर सकते हो, राइट? तो और ये हम लोग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि काफ़ी सारा एआई प्रोडक्ट में है आज। तो अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो हम लोगों ने क्या किया कि बेसिकली लॉयल्टी में जो वर्क होता है, उसको उसके हर जॉब के लिए हमने एक एजेंट बनाया हुआ है। जैसे कि कोई यूजुअली इन एजेंसीज में कोई बंदा होगा जो रिपोर्ट्स निकालता है, कोई एनालिसिस करता है, कोई कैंपेन चलाता है, और ये सब के लिए अभी एआई एजेंट्स हमारे सॉफ्टवेयर में बने हुए हैं, राइट? तो इस वजह से काफ़ी आपको 30 लोग के बजाय आप 2-3 लोग के साथ सेम चीज़ चला सकते हो, राइट? तो और तो एटलीस्ट हमारे केस में हमने ये किया है कि लाइक कि हम लोग एआई पे काफ़ी फर्स्ट मूवर्स हैं इस स्पेस में, और हम लोग जनरली यूएस में आर कंसिडर्ड कि हम लोग डिसरप्ट कर रहे हैं ये एजेंसी और सर्विसेज वाली स्पेस को यूएस में। जी। नहीं तो ये रिस्क नहीं है कि कल को ओपन एआई या कोई दूसरी इसी तरह की बड़ी फर्म जो है, वो अपना एक टूल डेवलप कर दे, क्लाउड बेस्ड टूल जो कंपनी को कहे कि आप बस ये टूल डाउनलोड कीजिए और आपका लॉयल्टी प्रोग्राम चल जाएगा। बेसिकली क्या होता है राजीव जी, की जैसे आपने भी पहले कहा था, ये सारे लार्ज एंटरप्राइजेस में एक सॉफ्टवेयर खरीदने से ज्यादा आपको एक 10 जगह इंटीग्रेट भी करना पड़ता है, राइट? आप कुछ खरीदोगे और फिर जैसे इंडिगो का एग्जांपल लेते हैं, आप अगर इंडिगो पे आप टिकट जहां से भी खरीदे हो, आपको पॉइंट्स तो चाहिए, तो एक 5-6 जगह वही इंटीग्रेशन हो जाते हैं कि आप ओटीपी पे इंटीग्रेटेड हो, उनके मोबाइल ऐप से इंटीग्रेटेड हो, उनके वेबसाइट से इंटीग्रेटेड हो। फिर जब उनको फाइनेंशियल रिपोर्ट करना है तो ये पॉइंट्स का लायबिलिटी रिपोर्ट करना पड़ता है, तो हम लोग वहां पे भी इंटीग्रेटेड हैं। कभी अगर बाय मिस्टेक आपने नाम गलत डाल दिया अपने टिकट में, तो आप कॉल करोगे कि मुझे अपने पॉइंट्स नहीं मिले, तो आपके कॉल सेंटर में भी इंटीग्रेट हो जाते हैं हम लोग। तो ऐसे हर कस्टमर में ऑलमोस्ट 9 डिफरेंट जगह इंटीग्रेटेड होते हैं। तो तो इट्स नॉट वो सॉफ्टवेयर ही नहीं, बट ये सारे इंटीग्रेशंस का भी काफी एफर्ट लगता है, राइट? तो तो आपका रोल कोई नहीं ले सकता है। आई मीन अब वो तो हम नहीं कह सकते। हमारा चर्न अगर आप देखो पिछले कुछ सालों में हैज बीन 5-7%। तो और ये साल भी हम लोगों का चर्न इज नॉट बीन हायर देन दैट। तो तो इट इज अ स्टिकी बिजनेस। अगर आप जनरली देखोगे तो स्टिकीनेस काफी हाई है, एंड गिवन हम लोग लार्ज एंटरप्राइजेस के साथ काम करते हैं, तो ये रिस्क भी कम होता है कि उनके एंटरप्राइज आर्किटेक्चर में बड़ा चेंज लाना काफी काफी टाइम लगता है। तो जी।
लेकिन दूसरी तरफ एक रिस्क ये भी कहा जाता है कि आपका क्लाइंट कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, आपके टॉप 10 क्लाइंट्स जो हैं वो आधे से ज़्यादा रेवेन्यू शायद कंट्रीब्यूट करते हैं, तो वो भी अपने आप में एक तरह का रिस्क ही हो जाता है। तो इसमें राजीव जी अगर देखें जी, तो है कि हाई स्टिकीनेस है रेवेन्यू का। और जैसा बता रहे थे कि 5 से 7% चर्न है। इसका मतलब एक कस्टमर 15 से 20 साल आपके साथ में रहता है स्टैटिस्टिकली ऑन दिस। पर आपकी बात सही है, रेवेन्यू कंसंट्रेशन है। अब वो रेवेन्यू कंसंट्रेशन इसलिए क्योंकि जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं वो भी काफ़ी ग्रो करते जा रहे हैं, और बिकॉज उनमें ग्रोथ हो रही है वो आपके साथ में और डीप जा रहे हैं, वो आपके और प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और मार्केट्स में एक्सपैंड कर रहे हैं, तो आपकी स्टिकीनेस जो है उनके साथ में और बढ़ते जा रही है। तो हमारे जो टॉप कस्टमर्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं हमारे साथ में। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है हम और फॉर्च्यून 500 कस्टमर्स जीत रहे हैं। तो जैसा पहले बता रहे थे कि वो DRHP से अब तक में 16 से 19 हो गए हैं। तो जैसे जैसे ये नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे जो है रेवेन्यू कंसंट्रेशन कम होगा। पर हाँ, अभी के लिए जी। जो है ये एक रिस्क है। पर हमको लगता है कि जो लार्ज एंटरप्राइजेज हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस बहुत ज़्यादा जगहों पे इंटीग्रेटेड है और उनके साथ में कॉन्स्टेंटली एक्सपैंड कर रहा है, वो सेफ और अच्छी जगह पे है। जी। तो अभी अनिश जी, अगर भारत में और ख़ास करके जो लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनमें क्या मैं बिल्कुल आपके पैरेलल कोई कॉम्पिटिशन देख सकता हूँ कि जो बिल्कुल आप ही के जैसा काम कर रहा है, ऑलरेडी लिस्टेड है इंडियन मार्केट्स में अभी? लॉयल्टी स्पेस में और हम लोग फर्स्ट होंगे, राजीव जी जो लिस्ट कर रहे हैं। बट अगर आप सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस या मार्केटिंग उसमें तो टेक, काफ़ी नाम मिलेंगे। जी। लेकिन उसमें आपको लॉयल्टी स्पेस पे फ़ोकस्ड SaaS प्लेटफ़ॉर्म ये अभी किसी और के पास नहीं है। हाँ, ये इंडिया में हम लोग, इंडिया में ही नहीं, आई थिंक ग्लोबली हम लोग शायद, आई डोंट नो, यूएस में भी ऐसे पब्लिक कंपनीज है नहीं लॉयल्टी वाले स्पेस में। मतलब तो आपका एपल टू एपल कंपैरिज़न वाला अगर मैं पेयर कोई खोजना चाहूँ लिस्टेड स्पेस में तो अभी नहीं मिलेगा। यार आप एक्चुअली रेट गेन या एफल इंडिया में आर सिमिलर, जी, सिमिलर बिजनेस जी, मॉडल्स, रिकरिंग रेवेन्यू, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ऑब्वियसली सेम प्रोडक्ट नहीं है, बट जी। आप ग्लोबली देखोगे तो देयर सेल्सफोर्स। बिज़नेस मॉडल सेम है। हाँ, सेल्सफोर्स जो यूएस में लिस्टेड कंपनी है, दे हैव अ लॉयल्टी प्रोडक्ट। उनका एक लॉयल्टी प्रोडक्ट है छोटा सा। जी, वो लोग 50 प्रोडक्ट करते हैं, उनमें से एक है। बट जी, ग्लोबली एक्चुअली अगर आप SaaS भी देखो तो इंडिया में शायद 2-3 कंपनी ही हैं, यूनिकॉमर्स, रेटगेन, एफल, शायद हम, राइट। तो बट यूएस में आपको काफी कंपेरेबल्स मिल जाएंगे ऑन ऑन सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। जी। तो उनके अगेंस्ट आपकी वैल्यूएशन कैसे पिच कर रही है? राइट, तो हाँ, सो अगर राजीव जी देखेंगे तो अगेन यूएस कंपनीज पिक करते हैं, क्योंकि वहाँ पे SaaS काफ़ी सालों से है और काफ़ी डीप मार्केट है। टिपिकली कंपनीज जो हैं उनका मार्केट कैप से रेवेन्यू का रेशियो देखेंगे तो 6 से 10 के बीच में टिपिकली होता है। और फैक्टर्स देखें कंपनी के वैल्यूएशन में तो ग्रोथ रेट, प्रॉफिटेबिलिटी, ओवरऑल ट्रैजेक्टरी ऑफ द कंपनी, इस तरह के कुछ कुछ फैक्टर्स कंसिडर करते हैं। हमारे केस में देखेंगे तो जैसा शुरू में बात कर रहे थे, ग्रोथ रेट पिछले पिछले हाफ से H1 लास्ट ईयर से H1 दिस ईयर कुछ 25% है। एबिटा एक्सपेंशन जो है कुछ 400 बेसिस पॉइंट हुआ है। और जो है लेवरेज बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि डीप प्रोडक्ट बिल्ड कर लिया है, तो उसके कारण आगे भी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ अच्छे अच्छे होने के आसार हैं। तो ये सब देखते हुए जो है हमने जो है बाकी ग्लोबली SaaS कंपनीज को भी देखा जो 6 से 10 के बीच में होती है। अभी अगर अपर बैंड पे कैपलरी का देखेंगे तो 6 6 साढ़े 6 के बीच में मल्टीपल आएगा। तो हाँ, वहाँ पे वैल्यूएशन है और ग्लोबल कंपनीज के कंपैरेबल हमको लगता है कि ये सही है। जी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका अनीश जी और आनंद जी, आप दोनों ने समय निकाला इस बातचीत के लिए और काफ़ी कुछ जानने समझने को मिला। ऑफ़ कोर्स आप अपना इश्यू जो है वो इन्वेस्टर्स के सामने लेकर के आए हैं, अपना पिच कर रहे हैं। लेकिन पर्सनली मुझे भी बहुत कुछ समझने को मिला कि किस तरह से इंडस्ट्री चल रही है आगे और पर्टिकुलरली एआई के संबंध में जो बातें आपने कही वो इस समय टॉक ऑफ द टाउन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और उसके कई नए एस्पेक्ट समझने को मिले।
बहुत-बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएँ आपको। धन्यवाद। धन्यवाद